चलो स्टार्ट करेंगे। आज मैं बिजनेस पढ़ के आया था। कोई बात दे सर दिया सर अकाउंट्स थोड़ी सर आपको एक शॉप सर आपको एक शॉप अभी पहले मेरा अकाउंट था। ग्रुप में वैसे नहीं पढ़ा। आपको एक उसका अकाउंट्स नहीं होगी। मेरा आज बिजनेस का पेपर था। मेरा आज बिजनेस का पेपर था। अच्छा कैसा हुआ? नहीं पीरियोडिक में तो पढ़ ले नहीं। पीरियोडिक में तो नहीं होता है। वो तो कल मैंने कैलकुलेशन कराई थी 38 सर में आपने वो पढ़ा क्या? मैंने लो क्लास को ओनली क्लास पढ़ी। वो मोस्टली स्टडी और देख लो मैं वो भी उसका भी क्वेश्चन करके आ रहा हूँ। जो मैं पढ़ा दूंगा वो थोड़ी करके आओगे। सर जो मैं नहीं पढ़ाया तो मूवी कर दोगे। वो भी करके आया। ये तो खासकर बात है। ऐसा अकाउंट में भी होगा, एक चैप्टर ऐसा होगा जो मैं कहूंगा ये छोड़ दो, वो तुम कर लोगे, और जो मैं पूरा महीना लगा कराऊंगा वो तुम कर लेंगे। 39 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन सर होमवर्क तो चेक कर दो। बच्चा आज मैं किसी और चीज में हूँ बिजी। सर बहुत बिजी है, चुप हो जाइए इसमें। आज मैं सर को भी स्कूल जाना। आज मैं बच्चा आप लोगों को एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ। कसम से किसकी? बच्चे लेसन 39 बारहवीं की पार्टी। बच्चों लेसन 39 और 40 में बाद में कराऊंगा, ठीक है ना? मैं आपको एक अपने फोन में देखिए। किसने डाली? भेज दिया तुमने? भेज दी कोई फोन से? तो भेज दे भाई से। भेज दे भाई से। बच्चों मैंने आप लोगों को कितनी एडजस्टमेंट बता रखी है टोटल में सॉल्व करनी होती है क्वेश्चन करने के लिए? कितनी एडजस्टमेंट सॉल्व करनी है टोटल में? सबसे पहले हमारे पास पहली एडजस्टमेंट है रेशो। रेशियो निकालना सबको आता है। भेजिए मेरे को। दूसरे नंबर पे बचे गुडविल। गुडविल को कैलकुलेशन सिखा रखी है, गुडविल की एडजस्टमेंट भी सिखा रखी है। इसी का बढ़े जाके 90 में एडजस्टमेंट के लिए क्या रेशियो होता है? सैक्रिफाइस या गेनिंग रेशियो, ठीक है जी। तीसरे नंबर पे बच्चों मैंने आपको क्या सिखाया था? रिजर्व। रिजर्व में बच्चे एक तो ट्रीटमेंट है डिस्ट्रीब्यूट का और एक ट्रीटमेंट है डिस्ट्रीब्यूट के लिए ऑर्डिनरी चाहिए होता है, एडजस्टमेंट के लिए सैक्रिफाइस या यहां तक तो हमने पढ़ रखा है। आज बच्चों मैं आपको चौथा ट्रीटमेंट बताता हूं, वो है रिवैल्यूएशन। क्या बताया मैंने? रिवैल्यूएशन। जो रिवैल्यूएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है जिसे आज आपको समझना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक रिवैल्यूएशन अकाउंट का पहले हम नेचर समझते हैं। तो जो आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, अगर इंपॉर्टेंट ना होती मैं छुट्टी कर देता। रिवैल्यूएशन अकाउंट मुझे नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। कौन सा है? नॉमिनल। नॉमिनल का रूल क्या होता है? बहुत बढ़िया। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो जो किसी भी अकाउंट में ये वाली साइड डेबिट साइड होती है और ये वाली साइड क्रेडिट साइड होती है। तो जो ध्यान रखना, जब आप जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो आपको सिर्फ दो चीजों को ध्यान रखना है कि एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो रही है या नहीं। अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो उस पे होने वाला फायदा नुकसान आप इसके अंदर रिकॉर्ड करोगे। आपने कहा सर कैसे? सिंपल। अगर आपकी बचे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाए मतलब बढ़ जाए तो आपको क्या होगा? फायदा। और अगर मैं इसके अपोजिट बात करूं, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाए मतलब घट जाए तो क्या होगा आपको? इसके अगर मैं अपोजिट बात करता हूं, लायबिलिटी की वैल्यू अगर बच्चे डिक्रीज हो जाए तो हमें क्या होगा? फायदा। और अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो आपको क्या होगा? नुकसान। समझ में आती है बात? अब इस बात को समझने के लिए हम एक कंसेप्ट एक क्वेश्चन देखेंगे जो क्वेश्चन इस वाले चैप्टर में हमारे पास नहीं है। आज बच्चों आप लोगों को पेज नंबर एडमिशन एक चैप्टर है हमारे पास
उसमें आप लोगों को इलस्ट्रेशन नंबर मैं कराऊंगा और एक ही कराऊंगा बस। इलस्ट्रेशन 46 है बच्चों मेरे पास मेरी बुक से, बाकी बच्चे देख लेना जिनकी पुरानी बुक होगी वो 46 ढूंढ ले अपनी बुक में, ठीक है ना। सबकी बुक में होगा, कितनी बुक पुरानी हो ये वाला इलस्ट्रेशन 46, नई बुक में 46 है, पुरानी बुक में 50 के आसपास ही होगा। 47 मुझे चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, चैप्टर नंबर 3, इससे अगला ही चैप्टर है। वो कंसेप्ट यहाँ पे इतना अच्छा दिया नहीं हुआ, इसलिए पूरा बड़ा फुल फ्लेज क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए मैं चैप्टर नंबर 3 से उठाया, पेज नंबर 3.49 है न्यू बुक में, ठीक है जी। तो इस कंसेप्ट को आज हम इस बुक से इस तरह से देखेंगे। मैं आपको एक इलस्ट्रेशन कराऊंगा बस, ठीक है जी। और इसी इलस्ट्रेशन को बच्चे मैं बार बार जब भी मैं रिवोल्यूशन कराऊंगा, जितनी बार भी मैं इसी इलस्ट्रेशन की तरह समझाऊंगा। इस इलस्ट्रेशन में हर तरह का कॉम्बिनेशन है रिवोल्यूशन में, ठीक है जी। 10 एक एंट्री आए हैं, 10 एंट्री में आपको रिवोल्यूशन पूरा बनाना आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ मैं क्या पढ़ा रहा हूँ बच्चों। मैं आज आपको फोर्थ एडिशन बता रहा हूँ। थर्ड एडिशन में मैंने कल बता दी थी सारी, 2 इलस्ट्रेशन रह गए थे, वो मैंने इसलिए नहीं बताया कि इस कंसेप्ट पे आप मुझे 40-50 मिनट इसी पे लगेंगे तो वो टाइम कम रह जाएगा, इसलिए मैंने वो कल कंसेप्ट में कल बता, ठीक है। वो कंसेप्ट का क्वेश्चन करने हैं तो जिसे करना हो कर लेना, नहीं होगा मैं करा दूंगा। रिजल्ट हो चुका है फोर्थ एडिशन में रिवैल्यूएशन समझाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, तो अकाउंट 3 तरह के होते हैं, पर्सनल या नॉमिनल। एग्जाम में एमसीक्यू में आता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, पर्सनल या नॉमिनल, ऑल ऑफ द अबव, तो आप इस पे लगा दोगे ऑल ऑफ द अबव पे, ठीक है ना। जवाब होगा नॉमिनल, क्योंकि मोस्टली बच्चों दिमाग में आता है कि ऑल ऑफ द अबव ही आंसर हमेशा करेक्ट होता है। तो इनकम और गेन होगा, आपको क्रेडिट साइड लिखना है, खर्चा और लॉस होगा उसे आप डेबिट साइड लिखोगे। आपने सर कैसे पता लगेगा मुझे फायदा हो रहा है या मुझे नुकसान हो रहा है, बहुत सिंपल है भाई। एक स्टॉक है, कल तक उसकी वैल्यू 10,000 रुपए थी, आज उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए हो गई है, तो वो बढ़ गया, तो एसेट बढ़ने में क्या होगा, नुकसान। या स्टॉक की वैल्यू थी 1 लाख, उसकी वैल्यू अब 10,000 रुपए हो गई है, घट भी सकता है, नुकसान हो जाएगा। ऐसे अगर मैं बात करूं क्रेडिटर की, एक व्यक्ति था जिसके मुझे 10,000 रुपए देने थे, उसने कहा सर 10,000 नहीं, आपको सिर्फ मुझे 1,000 रुपए ही देने हैं। मैंने कहा तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है, तो पैसे कम देने पड़े, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, फायदा। उसने कहा सर 1,000 रुपए देने थे, मैं कहा मेरे साथ तो 1,000 देने के नहीं सर, 1,000 नहीं 2,000 रुपए देने हैं। मैं कहा नहीं नहीं यार 1,000 देके नहीं सर आप भूल गए। अच्छा चल कोई बात नहीं 2,000 दे दूंगा, तो पैसे लायबिलिटी बढ़ने में क्या होगा, इस बात को यहाँ समझ, ठीक है। अब हम ये 46 देखेंगे, एक एक चीज को समझेंगे, ठीक है जी। चलो तो सबसे पहले हमारे पास पहली एडजस्टमेंट है बच्चों, मैं आपको जनरल भी दिखाऊंगा और साथ साथ में इसका अकाउंट भी बनवा दूंगा, ठीक है। हालांकि मैं अकाउंट की जरूरत है नहीं, पर फिर भी मैं अकाउंट बनवा दूंगा इस इलस्ट्रेशन का, ठीक है। मैं इलस्ट्रेशन डिस्कस कर रहा हूं 46, पेज नंबर है न्यू बुक से 3.49, ये पेज नंबर, ठीक है जी। देखते हैं जी पास जनरल बजे। अब मैं प्लीज सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपनी आपस में बात बंद कर दो, बस 40 मिनट के लिए मेरी सुन लो बस, उसके बाद आपको जो करना हो करना भाई प्लीज। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, कहते हैं जी स्टॉक की वैल्यू 10% से अंडर वैल्यू, अंडर वैल्यू मतलब कम लिखी हुई है। मैं कहा अच्छा एक्चुअल में कितनी होनी चाहिए थी, कहती एक्चुअल में तो कुछ ज्यादा होनी चाहिए थी। मैं कहा कितनी ज्यादा, कह रहा सर देखो आपने अपनी बैलेंस शीट में, बुक्स का मतलब बैलेंस शीट, जो स्टॉक लिखा हुआ है एसेट साइड पे वो 54 लिखा हुआ है। मैंने कहा भाई एक्चुअल में कितना है, कह रहा सर ये तो आपने 10% कम लिख दिया। मैं कहा एक्चुअल में कितना होगा, कैसे जो भी होगा लेकिन 10% कम है। तो मैंने कहा अच्छा इसका मतलब ये आपने 90% रिकॉर्ड कर रखा है। जरूरी नहीं है कि सर आप वैल्यू कुछ ही मान सकते हो, बच्चे मैं हर चीज को 100% मानता हूँ, और जब मैं कहता हूँ कोई चीज 100% और 10% घटी हुई है तो वो कितने परसेंट होगी एक्चुअल में, 90%, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नॉर्मली 90 पे सॉल्व करता हूँ। अगर ये चीज 90% पे रिकॉर्ड है और होनी चाहिए थी 100%, तो कितनी वैल्यू होनी चाहिए थी इसकी, 60,000। एक स्टॉक जिसकी वैल्यू एक्चुअल में 60,000 है, लेकिन आपने उसे 54 पे रिकॉर्ड कर रखा था, तो मैंने कहा भाई ठीक करके वापस स्टॉक वैल्यू कितने कर दूंगा, जैसे ही स्टॉक 6,000 से बढ़ाऊंगा तो मुझे क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। और फायदा रिवैल्यूएशन में किस साइड लिखता हूँ, फायदा रिवैल्यूएशन में किस साइड लिखता हूँ, क्रेडिट साइड। तो वो 6,000 रुपए यहाँ लिखने हैं, वो 6,000 रुपए यहाँ लिखने हैं, किस नाम से, बाय स्टॉक के नाम से। लेकिन बच्चे यहाँ लिखने से पहले, जैसे मैंने यहाँ लिखा, ये यहाँ लिखने से पहले
यहाँ लिखने से पहले मेरे पास क्या होनी चाहिए, जनरल, क्योंकि जनरल से ही तो लेजर में पोस्टिंग होती है। अकाउंटिंग आप लोगों ने समझ पढ़ रखी है, सबसे पहले अकाउंटिंग में अकाउंटिंग साइकिल सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन की एक जनरल होती है, जनरल से लेजर में पोस्ट होती है। ये लेजर है। लेजर में पोस्ट करने के लिए मतलब यहाँ 6000 लिखने के लिए मेरे पास क्या होनी चाहिए, जनरल एंट्री। और जनरल एंट्री में क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो जनरल में भी क्या होगा, रीवैल्यूएशन क्रेडिट। और आपने सर क्रेडिट तो होगा, लेकिन डेबिट में क्या होगा, स्टॉक। तो एंट्री क्या हो जाएगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ये रीवैल्यूएशन है ना, तो रेवोल्यूशन है ना, ये रेवोल्यूशन है, वर्ड है रीवैल्यूएशन। ध्यान रखना बच्चों, अगर आपको किसी चीज को लेजर में क्रेडिट करना है तो जनरल में भी क्रेडिट होगा, अगर डेबिट करना है तो जनरल में भी वो चीज डेबिट होगी। इसे हम ऐसे रखते हैं, रीवैल्यूएशन डेबिट का मतलब नुकसान, क्रेडिट का मतलब फायदा। उसके अपोजिट वो लिख दोगे जिसकी वजह से फायदा नुकसान हुआ। स्टॉक बढ़ा फायदा, स्टॉक घटेगा नुकसान। इस बात को हम ऐसे रट भी लेते हैं, ठीक है जी, लॉजिक भी दे दिया। तो आपने कहा सर जैसे ही आपने जनरल डाली तो ये 6000 को उड़ के कहां से यहाँ पे, और नाम किसका आ गया, बाइस्टो। लेजर पोस्टिंग याद है ना आप सबको कैसे होती है, नाम रुपए ये चलते हैं और नाम ये चलते हैं। क्लियर, नेक्स्ट पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है कि जी आपने स्टॉक की वैल्यू अपनी किताबों में 54 नहीं 66 लिखी हुई है, बोलता है जी ओवर वैल्यू कर रखी है। भाई देखो गधा तो गधा है, कम भी लिख सकता है ज्यादा भी लिख सकता है। आपने सर ज्यादा कितनी लिखी है, मैंने कहा 10% से ज्यादा लिखी है, इसका मतलब कितने परसेंट लिखी होगी, 110। भाई 100 ही मानता हूं मैं, घटा था 90 होगा, ज्यादा लिख देगा 110 लिख देगा। तो एक्चुअल में वैल्यू क्या रही होगी बच्चों उसकी, 60000। 66000 की चीज एक्चुअल में वैल्यू क्या होगी, तो आपकी ज्यादा लिखने से वैल्यू ज्यादा थोड़ी हो जाएगी। तो अब आपको वैल्यू क्या करना पड़ेगा, माइनस। माइनस करने के लिए 6000 यहाँ लिखने पड़ेगी। यहाँ लिखने से पहले मेरे पास क्या होनी चाहिए, जनरल एंट्री। जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट। जब मैं शॉर्ट में लिखता हूँ रीवैल्यूएशन टू स्टॉक। जैसे मैंने एंट्री करी तो ये 6000 रुपए जो मैंने यहाँ लिखे, जादू से ये उड़ के यहाँ पहुंच गए, और जादू से क्या आ गया, ये नाम आ गया। किस नाम से, स्टॉक। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज टू, ये 2 को मार्क करो, इंक्रीज टू वो 5 लाख से पहले जो 2 लिखा हो उसे मार्क कर लो, अंडरलाइन कर लो, डब्बा बना लो, जो बनाना बना लो। लिखा हुआ है जी वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज टू 5 लाख। ये 2 वाला केस है, ये 2 वाला केस है। मतलब कल तक आपकी लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू बुक्स में 4 लाख थी, आज उसकी वैल्यू मार्केट में कितनी हो गई है, जिस चीज की वैल्यू कल तक 4 लाख थी अब उसकी वैल्यू 5 हो गई है। कितने से बढ़ गई, कितने से बढ़ गई, अगर आपकी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू की बढ़ेगी तो आपको फायदा होगा नुकसान होगा। अगर आपकी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 4 से होके 5 हो जाए तो फायदा और नुकसान हो जाएगा। और फायदा कितना रिकॉर्ड करते हैं, सेट एसेट क्रेडिट साइड। 1 लाख रुपए फायदा हुआ, मुझे जो फायदा होगा सिर्फ उसे रिकॉर्ड करना। ये बैलेंस शीट नहीं कि कल को आप इसकी वैल्यू 5 लाख रिकॉर्ड कर लो, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड आप 5 लाख करोगे, लेकिन रीवैल्यूएशन में उस एसेट्स का इंक्रीज और डिक्रीज रिकॉर्ड करोगे, जितने से बढ़ा जितने से घटा। तो कितने का फायदा हुआ हमें, लेकिन यहाँ लिखने से पहले मेरे पास क्या होनी चाहिए, जनरल एंट्री। जनरल क्या होगी बच्चों, फायदा हो रहा है, रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, तो डेबिट क्या होगा, लैंड एंड बिल्डिंग। एंट्री क्या हो जाएगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कितने रुपए से, 1 लाख से, कितने रुपए से, 1 लाख। 1 लाख रुपए यहाँ आ जाएगा, किस नाम से, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। थर्ड एंड फोर्थ एंट्री देखते हैं। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय, बाय को मार्क करो, 2 और बाय। ये वाला केस बाय वाला है, ये 2 वाला केस था, ये थर्ड केस था, ये फोर्थ केस है, ये बाय वाला केस है। 2 और बाय में क्या फर्क है बच्चे, इसका ध्यान रखना। पहले केस में लिखा हुआ है कि लैंड एंड बिल्डिंग, मैं पहला केस पढ़ रहा हूँ, थर्ड केस। पहले केस में लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज टू 5 लाख। इसका मतलब है कि कल आपकी बुक्स में मार्केट किताबों में वैल्यू 4 लाख थी, अब उसकी वैल्यू 5 लाख रुपए तक बढ़ गई है।
उसकी वैल्यू 5 लाख रुपए तक हो गई है। तो कल 4 थी, अब 5 है, तो कितने से बढ़ी? 1 लाख से। अब मैं दूसरा केस पढ़ रहा हूँ, बाय वाला, फोर्थ केस। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय। बाय का मतलब है कि कल आपकी मार्केट वैल्यू 4 लाख थी और अब उसकी वैल्यू 5 लाख रुपए से बढ़ गई है। बाय का मतलब है से। टू का मतलब है कि 4 की थी 5 की हो गई है। तो आपने क्या निकाला था? क्या निकाला था आपने? डिफरेंस। क्या निकाला था आपने? और डिफरेंस लिखा था यहाँ। इस केस में आपको क्या दिया हुआ है? डिफरेंस दिया हुआ है। बाय वाले केस में डिफरेंस गिवन होगा और हमें क्या चाहिए होता है? हमें क्या चाहिए होता है? डिफरेंस चाहिए होता है कि कितने रुपए से बढ़ी। ठीक है, ये थोड़ी कितने रुपए तक हो गई है। आपने कहा सर कितने रुपए तक हो गई है, मुझे क्या मतलब है ये बताओ। कल कितनी थी? कल 4 थी, आज 5 होगी, कितने से बढ़ गई? कितने से बढ़ गई? मुझे से चाहिए, कितने रुपए से? 5 लाख। 1 लाख से बढ़ी। लेकिन इस केस में क्या हुआ? कल वैल्यू 4 थी, 5 से बढ़ गई है, तो कितनी हो गई होगी? आपने सर 9 लाख निकालना जरूरी भी है? नहीं जरूरी नहीं है। बैलेंस शीट बनाऊंगा तो सोचूंगा। अगर मैं 9 लाख नहीं भी सोचता बाय वाले केस में तो ही मेरा काम चल जाता है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए होता है? सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस। अब हम रटेंगे। अगर क्वेश्चन में 2 लिखा हो तो डिफरेंस करके वैल्यू आएगी, उसे लिखेंगे। और अगर बाय आया होगा तो आप जो वैल्यू दे रखी होगी बाय के बाद उसे पेस्ट मार देना, आपका काम चल जाए। लेकिन यहां तो मैं लिख ही नहीं सकता। लिखने से पहले क्या होनी चाहिए मेरे पास? क्या एंट्री होगी? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू क्या? टू कितने रुपए से? 5 लाख। बहुत बढ़िया। मुझे फर्क समझ में आया कि एक जगह मैंने 5 लाख लिख दिया और एक जगह मैंने 1 लाख लिख दिया। क्यों लिखा होगा ऐसा मैंने? यस। उसमें 2 बिल्कुल भैया, ये सबसे खास डिफरेंस है। अगर आपको 2 और बाय समझ में नहीं है तो आपको रीवैल्यूएशन में हर दूसरे क्वेश्चन में दिक्कत रहेगी। आप कहोगे सर कभी तो आप डिफरेंस निकाल देते हो, कभी आप उसी वैल्यू निकाल देते हो। क्या चक्कर है भाई? ये बाय और 2 का चक्कर है। 2 होगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा तो फिगर आएगी, क्योंकि मुझे रीवैल्यूएशन में इंक्रीज डिक्रीज चाहिए होता है। मतलब मुझे क्या चाहिए होता है? डिफरेंस चाहिए होता है कि कल वैल्यू क्या थी, आज वैल्यू क्या है। से वाले केस में या बाय वाले केस में आपको डिफरेंस गिवन होगा। जो डिफरेंस गिवन होगा तो मुझे क्या चक्कर में पड़ना भाई? बात समझ में आती है? यहां तक किसे डाउट है? क्योंकि मोस्टली कंसेप्ट ये 4 ही है। बाकी जो क्वेश्चन है मैं और भी कराऊंगा, हर तरह के क्वेश्चन है, लेकिन मेजॉरिटी जो आप क्वेश्चन करोगे इसी वो लचते रहोगे 2 बाय 2 बाय 2 बाय। यहां तक किसे डाउट है भाई? किसी को लिखना ही लिख लो 2 और बाय वाला कंसेप्ट। 2 का मतलब है कितने रुपए तक हो गई है, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। सर फोर्थ वाले सेंचुरी में क्या कौन सा? यहां जाएगा ना मुझे 5 लाख रुपए फायदा हो गया ना। 2 लैंड बाय लैंड फायदा हुआ ना यहाँ लिखा। ये पैसे जादू से उड़ के यहाँ पे नाम आ गया। या तो किसी को डाउट है बच्चों? मेरा करने वालों के लिए चलो आगे देखते हैं। फिफ्थ केस पढ़ दो भाई मेरे लिए। फिफ्थ केस पढ़ दो जी। A debtor owed to you of rupees 40,000 was written off as bad debts last year, paid rupees 30,000 in बोले एक डेटर से जिससे मुझे पैसे लेने हैं, उसने पिछले साल मुझे पैसे देने से मना कर दिया था। मतलब उसने कहा भाई मैं पैसे दे नहीं सकता। ठीक है ना, उसे मैंने मान लिया होगा बैड डेट, पैसे मर गए। आज वो आता है और मुझे कहता है कि सर मैं आपके 30,000 रुपए दे दूं। 30 दे दे तो क्या मैं उसे ये भी कहूंगा भाई मुझे उससे सुनना जवाब? मैंने उसे कहीं 1-2 साल पहले 40 लेने थे, उसी साल उसने मुझे पैसे से मना कर दिया। बैड डेट हो गया, राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ मतलब किताबों से मैंने उसे गायब कर दिया। मैंने भाई इससे पैसे नहीं आएंगे, लॉस मान के पीएल में डेबिट कर दिया वो। आज वो मुझे आया कहता सर मैं आपके 30,000 रुपए दे दूं फुल सेटलमेंट में, तो क्या मुझे उसे 30 लेने चाहिए? अभी भी कहना चाहिए नहीं 10 अभी भी नहीं आए? क्या मैं अभी भी सोचूं यार 10 नहीं आए, या 30 सोच लेके चुपचाप चुप हो जाऊं? 10 के बारे में बात नहीं करनी चाहिए मुझे, या किसी दिमाग में आ रहा 10 के बारे में सोचना चाहिए? सोचना तो नहीं है जो आ रहा है सर पहले 30 ले लो फिर 10 भी लो, पकड़ के बैठ जाओ। ठीक है 30 ले लो। हाँ भाई आपका जो आ रहा है बिल्कुल सही। जो आ रहा भाई वो एक बार बताओ, एक व्यक्ति से एक अठन्नी भी नहीं आनी थी, आज उससे खुद आके आपको 30 दे रहा है, तो भाई 30 ले लो।
वो 10 नहीं आ रहे, वो नुकसान नहीं है, वो तो कभी आने ही थे, आना तो एक पैसा भी था। उस 40,000 में से अगर 2 रुपए भी आ रहे हैं आपको, वो आपके लिए इनडायरेक्टली क्या है? इनकम, फायदा, क्योंकि वो पैसा मर चुका था और प्रॉफिट है। और मरा हुआ पैसा अगर कभी आ जाए तो उस पैसों के लिए सोचो, जो 10,000 रुपए, उसके बारे में कभी मत सोचो कि भैया वो तो आना ही नहीं है, वो तो अच्छा है उस व्यक्ति के कि उसने आपको 30 भी दे दिए। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई? अब मुझे आप सब बच्चों 11वीं क्लास की एक एंट्री बताओगे, जब मरा हुआ पैसा आता था उसे हम बोलते थे बैड डेट रिकवर। तो पैसे आने पे बैड डेट रिकवर की एंट्री क्या होती थी? Bad debt recovered to cash. Cash to bad debt. दोनों बोल दूंगा, एक ही है। एंट्री बोल के सर, जब मरा हुआ पैसा, अब भाई पैसे आते हैं, डेबिट होते हैं, अब तो बोल दो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट। मैं बैंक को यूज करता हूँ 12वीं क्लास में, कैश को मैं कम यूज करता हूँ। अब सर मैं कैश लिख दूं क्या? कुछ भी नहीं होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या? Bad debt recovered. बैड डेट्स कितने रुपए? बच्चा उस 10 के बारे में कभी मत सोचना। आपने कहा सर इसमें आपने रिवैल्यूएशन तो कहीं लिखा ही नहीं, रिवैल्यूएशन तो कहीं क्रेडिट हुआ ही नहीं। मुझे जो आपको फायदा हुआ वो क्या है आपके लिए? इनकम। सारी इनकम कहाँ जाती है? क्रेडिट साइड। एंट्री बोल के बताओ। Bad debts recovered. Bad debts Revaluation account. रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितने रुपए से? 30,000। एक्चुअल में जो एंट्री पता क्या डल रही है? एक्चुअल में एंट्री है बैड डेट एक बार क्रेडिट हुआ, एक बार ये डेबिट हो गया। डेबिट और क्रेडिट अकाउंट एक बार ओपन हो, अकाउंट क्लोज खत्म हो गया, तो एंट्री क्या डल गई डायरेक्टली? Bad to अब आपने कहा सर हमें एग्जाम में अगर एंट्री आई तो क्या दोनों एंट्री दिखानी पड़ेगी? यस, तभी आपको आधा नंबर इसका मिलेगा, आधा नंबर इसका मिलेगा। शॉर्टकट मारोगे 0 मिलेगी, दिखानी पूरी एंट्री पड़ेगी। लेकिन आपने कहा सर अगर मैं अकाउंट मांगू ही ना तो राइट रिवैल्यूएशन है, तो यहाँ पे आप शॉर्टकट मार सकते हो, आप डायरेक्ट लिख सकते हो बाय बैंक। कितने रुपए? Sir, by bad debt recovered नहीं होगा. बैंक लिख सकते हो, या आप ऑब्लिक करके बैड डेट्स रिकवर्ड भी लिख सकते हो। मैं इसके लिए और तरीका बताता हूँ। आप बाय बैंक लिख के ब्रैकेट में लिख दो बैड डेट रिकवर्ड, पूरी कहानी सीख हो जाएगी। आप बैंक लिख दोगे वो भी ठीक है, बैड डेट रिकवर्ड लिख दोगे वो भी ठीक है, दोनों चीजें ठीक है। ठीक है जी, हम दोनों लिख देते हैं। बाय बैंक में पैसे हैं किस बात के? बैड डेट रिकवर्ड के। वो सबसे सही से ये सेफेस्ट तरीका है पूरे नंबर लेने का। यहाँ तो कोई डाउट? जब जब पैसे आएंगे रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, फायदा होगा। जब जब पैसा मरेगा नुकसान होगा, डेबिट होगा। इस बात को रट लेना। छठिए है जी, कॉमन सेंस इतनी ज्यादा अनकॉमन है ना आज टाइम में। नेक्स्ट 6 पढ़ते हैं बच्चों। एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। एक पुराना व्यक्ति जिससे मुझे पहले कभी पैसे आने होंगे, वो पैसे मर गए थे। आज उस व्यक्ति ने मुझे प्रॉमिस किया है कि सर मैं आपके 15,000 रुपए दे दूंगा। ठीक है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ 25। बच्चे एक व्यक्ति ने मुझे किस जमाने में 25,000 लेने थे, उसने पैसे से मना करते मैंने भरा हुआ मान लिया। आज वो मुझे प्रॉमिस कर रहा है, दिए नहीं पैसे। अगर पैसे देगा तो बैंक डेबिट होगा या कैश डेबिट होगा, लेकिन उसने मुझे अभी तक पैसे लिए नहीं। सिर्फ उसने वादा किया है कि सर मैं आपके पैसे दे दूंगा। तो क्या मुझे इसके लिए एंट्री नहीं करनी चाहिए? क्या मुझे इसके लिए एंट्री नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए भाई। एक व्यक्ति, भाई क्या बताओ, जब मैं किसी को माल बेचता हूँ उधार पे तो मुझे वादा तो करता सर मैं पैसे दे दूंगा, या अगर मैं जब पैसा आएगा तभी रिकॉर्ड, फिर तो मैं कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग करता हूँ कि पैसा आएगा रिकॉर्ड करूंगा, पैसा नहीं आएगा रिकॉर्ड नहीं करूंगा। मैं तो एक्चुअल बेस ऑफ अकाउंटिंग करता हूँ। उसने वादा किया मैं दे दूंगा, दे देगा भाई। बात समझ में आ रही है? अकाउंटिंग दो तरह से, कैश बेस, एक हम किस पे करते हैं हमेशा? कैश पे तो मैं करता ही। तो मुझे जब एक व्यक्ति ने आपको वादा किया है कि मैं दे दूंगा, तो उसके वादे को मान लो। और जब आप किसी व्यक्ति को आप कहोगे पैसे देगा तो आप क्या बोलते हो? क्या बोलते हैं आप उसे? एक व्यक्ति ने आपको पैसे देने थे किसी पुराने साल में 25,000, उसने पैसे देने से मना कर दिया था, मैंने भरा हुआ। आज वो खुद ही आया मेरे पास, कह रहा सर मैं आपको 15,000 दे दूं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं दे दूंगा। मैंने कहा भाई दे दे, ठीक है 15,000 दे देगा वो। तो अब मैं क्या करूं? पैसा मुझे बैड डेट रिकवर, तब ये पैसा आएगा, पैसा रिकवर तो कुछ प्रॉमिस किया, कुछ नहीं करे, बातें बना दिया। अभी बात करना है क्या? तो मुझे आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा।
उस मरे हुए आदमी को क्या करना पड़ेगा आपको? जिंदा। जिंदा। और जिंदा करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? डेटर। जो व्यक्ति कल मर गया था। सर लेकिन इसमें तो कैश वाली एंट्री रिकॉर्ड होती है। कौन कह रहा है? इसमें ये तुमने कहाँ सुन लिया कैश भाई? बुक होता है। तुम कहीं और ही पढ़ रहे हो क्या? कैश बुक। अच्छा। डेटर। विक्की सर पे पड़ता है। डेटर टू। इवैल्यूएशन। अरे वाह, किसने बोला ये? बहुत बढ़िया भाई, पढ़ लिया तुमने कहीं? बुक से देखते हैं। भाई पेज तो देख लो। बहुत बढ़िया भाई। भाई एक बात बताओ, कोई- आपको फायदा होगा नीचे है। 15,000 रुपए का, तो क्या एसेट्स की वैल्यू बढ़ी? भाई भाई डेटर मरे से जिंदा हो गया। डेटर क्या है? एसेट है। एसिड बढ़ रही है, तो जब एसिड बढ़ेगी फायदा नहीं होगा। कल तक ये व्यक्ति जीरो भी नहीं आना था, अब उसने 15,000 का वादा कर दिया है, तो उससे 15 जब आएंगे तो क्या हो जाएगा आपको? बाय डेटा। डेटर बच्चे, मैं एक्चुअल बेस ऑफ अकाउंटिंग करता हूँ, कैश बेस नहीं करता। क्लियर? और आपने सर अगर वो दे ही देता तो ये दी की एंट्री थी करी रखी थी, सर अगर उसने बोलने के बाद भी नहीं दिए थे रिवर्स फिर मैं उसके रैपर ही दूंगा। आगे बढ़ेंगे बच्चे, फिर वो एंट्री रिवर्स करते हैं, कहानी खत्म करती है। आगे बढ़ते हैं। अ लायबिलिटी ऑफ फॉर क्लेम, एक बच्चे लायबिलिटी थी कुछ क्लेम की जो क्रेडिटर के अंदर जुड़ी हुई थी 20,000 रुपए की। मैं उस व्यक्ति के पास गया, मैं कहा भाई देख तेरे देने तो 20,000 हैं, तू 16 लेगा? सेटल करना। हाँ सेटल कर रहा हूँ। मैं कहा तेरे देख देने तो 20 है, तू 16 लेके काम चलाएगा ना? चलो जब सेटलमेंट ही हो गई, सेटलमेंट में कभी पूरा पैसा नहीं मिलता, सेटलमेंट में कुछ ना कुछ छोड़ना ही पड़ता है। उसने कहा चलो सर आप 16 ही दे दो। मैं कहा ये हुई ना बात। तो बच्चों अब मैं जिस व्यक्ति को पैसे देने थे 20 दिए हैं, 16 कितने नहीं दिए? 4,000। वो क्या है मेरे लिए? फायदा। बिल्कुल। एंट्री बोल के बताओ, पैसे दिए क्रेडिटर को, क्रेडिटर इज द रिसीवर। क्रेडिटर कुछ नाम होगा, राम श्याम मोहन हार्दिक, क्रेडिटर को क्रेडिटर कुछ नाम तो होगा जिसे पैसे दूंगा। कितने देने थे? 20,000 दिए कितने एक्चुअल में? 16,000 कितने नहीं दिए? 4,000। वो 4,000 क्या है मेरे लिए? डीएनए लगा नहीं बैट ऐसे नहीं बोल सकता। भाई मैं जब रिवॉल्यूशन पढ़ा रहा था, मैं कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशन तो आया नहीं। हां अब आपने वैसे इसकी लेजर में पोस्टिंग करनी है, रिवॉल्यूशन क्रेडिट हो रहा है, ये जादू से पैसे उठा के यहाँ डाल दो 4,000। नाम किसका दोगे? बहुत बढ़िया। नाम अपोजिट चलते हैं। नाम अगर क्रेडिट को उठा रहे हो तो डेबिट के नाम चलते हैं, डेबिट को उठा रहे हो क्रेडिट के नाम चलते हैं। ये बात जितनी जल्दी सीख जाओगे लेजर पोस्टिंग, उतनी ज्यादा आपकी अकाउंटिंग इजी होती रहेगी। लेकिन अगर आपको लेजर पोस्टिंग नहीं आती तो आप बार बार परेशान रहोगे इस चीज के लिए। आगे बढ़ते हैं। एक कंप्यूटर है जो आपने परचेज किया था 1 अक्टूबर 2022 पे 40,000 रुपए का। देखो फिर कर दी ना गलती, डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंस। एक कंप्यूटर बच्चे 40,000 का खरीदा था, वो आपने गलती से ऑफिस एक्सपेंस के नाम से लिख दिया। आज उसे आपको 1.5 साल बाद बुक्स में वापस लेके आना है। बुक्स में वापस लेके आने का मतलब क्या है? इधर देखना, 1 अक्टूबर 2022 पे आपने कंप्यूटर खरीदा 40,000 रुपए का। साल कब खत्म हुआ होगा? 31 मार्च 2023 पे। तो वो कंप्यूटर जब यहाँ से यहाँ आया तो 6 महीने वैल्यू यूज हुआ होगा। सही बात। 6 महीने 6 महीने टैक्स लगाओ, कितना टैक्स? 10%। 6 महीने कितना? 2000। तो उसके लिए यहाँ वैल्यू क्या होगी? मैंने थोड़ी बनाई है, 38। बनाई है भाई। 38। अब आपने उस कंप्यूटर को यहाँ से यहाँ तक लेके आए हुए 31 मार्च 2024 तक। आपको यहाँ कल आई, मैंने कुछ कहा थोड़ी। आपको यहाँ कल आई, क्या कल आई आप लोगों को? क्या कल आई आप लोगों को? कैसे कि भाई साहब ये जो कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं ये किताबों में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा रियल में हो गया था बच्चों मेरे साथ एक जगह। मैं एक जगह अकाउंटिंग कर रहा था, स्कूल था एक, नाम नहीं बताऊंगा एग्जैक्ट। तो ना बच्चे जब मैं वहाँ एंट्री लेता था ना, जब मैं वहाँ एंट्री लेता था तो वहाँ एक बहुत बड़ा जनरेटर रखा हुआ था। ठीक है, जनरेटर होता है जो साउंड प्रूफ होता है, तो आओ जाओ जनरेटर दिखता था। तो मुझे उनके बनाए थे अकाउंट, पढ़ाता भी था, अकाउंट मेंटेन करता था मैं उनके। तो जब मैं उनके अकाउंट देखे उसके अंदर जनरेटर है ही नहीं और बाहर ही जनरेटर धरा हुआ है। भाई जब मैं बैलेंस शीट चेक करूंगा तो बैलेंस शीट में एक्साइड जनरेटर होगा ना। मैं कह रहा हूँ जनरेटर है ही नहीं यहाँ और बाहर जनरेटर धरा हुआ है मुझे। तो ऐसा क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा जो एसिड किताबों में नहीं और वो एग्जिस्ट कर रही है रियल में?
तो फिर मैंने इनके 2 साल पहले अकाउंट चेक किए कि मैंने कहा सर जनरेटर की आपने पेमेंट कैसे करी थी? कह रहे ऑब्वियसली भाई 7 लाख का जनरेटर है, पेमेंट चेक से हुई थी। तो जब मैंने 2 साल पुराने अकाउंट चेक किए बैंक में, देखा भी जनरेटर की पेमेंट तो हो रखी है। फिर मैंने इनके अकाउंटेंट से अकाउंट निकलवाए और मैंने देखा कि 7 लाख की पेमेंट है जनरेटर की, वो उस अकाउंटेंट ने जो एसिड का खर्चा था उसे पीएल में लिख के सैलरी लिख के पेमेंट भेज दी उसने। उसे लगा कि 7 लाख की सैलरी दे दी एम्प्लॉइज को, वो अकाउंट चेक नहीं किया होगा उसने। तो एक एक्चुअल में एरर था ये। अब इस एरर को ठीक कैसे किया होगा? अब छोड़ो, अरे सर बता ठीक है ना, जाते हैं बताऊंगा, वीडियो में नहीं बताऊंगा, ठीक है ना? डीएवी नहीं ठीक है ना? तो बात समझ में आई? अब आप खुद सोचो बच्चों, मुझे यहाँ स्कूल में दिखा कि यहाँ पे एक कंप्यूटर, ऐसे इनका कंप्यूटर भी था, आप कंप्यूटर को समझ लो। यहाँ मुझे कंप्यूटर दिखा, क्या कंप्यूटर एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन बुक्स में है ही नहीं। और मैंने पता किया कि भाई यहाँ कंप्यूटर तो इन्होंने यहाँ खरीदा था ये, और यहाँ इन्होंने इस कंप्यूटर को क्या मान लिया, ऑफिस एक्सपेंस या एम्प्लॉय की सैलरी मांग के डेबिट कर दिया यहाँ। और जब एसिड यहाँ क्रिएट ही नहीं हुआ तो अगले सालों में एसिड बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड भी नहीं हुआ। इसे ठीक कैसे करोगे? पहले साल डेप्रिसिएशन कम कर दिया 2000, यहाँ से यहाँ फिर यूज हुआ, बट भाई चीज यूज तो हो ही रही है ना, बुक्स में उसकी वैल्यू नहीं घट, लेकिन यूज तो हो रही है हर साल। यहाँ से आप कितना डेप लगाओगे? आप मुझे मेथड बताओ, डेप का किस मेथड डेप लग रहा है? मेथड बताओ। एसएलएम डब्ल्यूडीवी, अगर एसएलएम है तो 38,000 10 मिनट लगेगा, डब्ल्यूडीवी है तो 3800 रुपये और डेप प्रेस कर लो, कितना जाएगा? 34,200। अगर आप बच्चे 34,200 की अनरिकॉर्डेड एसिड से बोलते हैं, अनरिकॉर्डेड एसिड जो आज तक रिकॉर्ड करी ही नहीं थी, उसे रिकॉर्ड करोगे आपको क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। एक अनरिकॉर्डेड एसिड को रिकॉर्ड करने में हमेशा क्या होगा आपको? फायदा। और फायदा कहाँ लिखते हैं हमेशा? क्रेडिट साइड। एंट्री बोल के बताओ, नाम आपको बताइए कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर को हम किसे बोलते हैं? क्या बात है, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 34,200 34,000। ये केस मेरे साथ रियल में हुआ था, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया वहाँ पे जनरेटर बैलेंस शीट में दिखाई नहीं मुझे। मैं कहा जी जनरेटर कहाँ है ये? कह रही बात तो करा, मैं कहा बात तो करा, किताबों में कहाँ है ये? कह रहे वो आप देख लो, ठीक है ना? तो फिर उस जनरेटर को मैंने एक्चुअल में वापस बुक्स में लिखाया था। कैसे दिखाया होगा वो एरर मैंने ठीक कर दिया था, लेकिन ये तरीका ठीक करने का तरीका होता है, ठीक है? क्लियर हो गया बच्चों? ये एक एरर था, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू ट्रीट कर दिया था। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्या एरर हो रहा है? फर्नीचर अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट 50,000 इज टेकन ओवर बाय पार्टनर साहिल फॉर 30,000। मेरे पास एक फर्नीचर रखा हुआ है जिसकी वैल्यू 50,000 है। साहिल ने कहा सर ये फर्नीचर मुझे चाहिए। मैं कहा भाई क्यों? कह रहा वो ऐसे ही। मैं कहा चल ले जा। कह रहा 30,000 रुपए दूंगा। कहता 30,000 रुपए दूंगा। मैं कहा भाई फर्नीचर तो 50 का है। कह रहा मैं तो 30 दूंगा। मैंने चल ले। साहिल को मैंने कहा पैसे दो। कह रहा मैं तो पार्टनर हूँ, मैं थोड़े पैसे देता हूँ, मैं तो अपनी कैपिटल घटा और बढ़ा देता हूँ। जब मुझे पैसे मिलने होते हैं मैं क्रेडिट कर लेता हूँ कैपिटल, जब मुझे पैसे किसी को देने होते हैं तो मैं अपनी कैपिटल डेबिट कर देता हूँ। तो मैं कहा ठीक है तो डेबिट कर दूंगा। पैसे साहिल से लेने हैं, साहिल कैपिटल डेबिट। साहिल से कितने में लेने हैं? 30। लेकिन फर्नीचर कितने का जा रहा है? 50। ये तो एंट्री मैच नहीं हो रही। 20,000 का मुझे क्या हो रहा है? 20,000 का मुझे क्या हो रहा है? 20,000 का मुझे क्या हो रहा है? लॉस। इसे मैं कहाँ डाल रहा हूँ? इसे लॉस को मैं कहाँ डाल रहा हूँ? डेबिट। कितने रुपए से? 20,000। नाम किसका आएगा? नहीं फर्नीचर उल्टी साइड। क्लियर है? लास्ट रह गया एक्सपेंस ऑन रीवैल्यूएशन। अच्छा भाई एक ही है क्वेश्चन ये उसी केस के अलग अलग एक उसमें कितने बन सकते हैं, उस सब चीज को एक ही जगह समराइज करते हैं मैंने। जैसे मैंने बताया कि हमें एसिड्स की वैल्यू रीवैल्यू करनी पड़ती है। रीवैल्यू का मतलब है दोबारा से पता करना पड़ता है कि भैया पहले इसकी वैल्यू क्या थी, वो तो किताबों में लिखा ही हुआ है, और उसकी आज वैल्यू क्या है वो मुझे कैसे पता लगती होगी? अच्छा मुझे किताबों से कल की वैल्यू पता लगेगी, किताबों में आज की मार्केट से पता लगेगी भाई। और जब मार्केट में ऐसे कहीं मैं जाऊंगा वहां लगाऊंगा ओए इस एसिड की वैल्यू क्या बताओ, मार्केट में कैसे वैल्यू पता लगती है किस एसिड की? कैसे पता लगेगा? पूछना पड़ेगा। एक्चुअल में बच्चे मुझे वैल्यूअर के पास जाना पड़ता है, और वैल्यूअर क्या लेगा?
पैसा कह रहा बता तो दूंगा, लेकिन भाई पैसे ले। भाई किसी भी टेक्नीशियन के पास जाओगे, प्रोफेशनल के पास जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, किसी सीए के पास जाओगे, वही पूछोगे भैया हमारी ये संपत्ति थी, कल तक हमने खरीदी थी, आज इसकी क्या हिसाब से वैल्यू होगी, उसने ठीक है ना वैल्यू निकलवा देंगे इसकी। तो वैल्यूअर के पास या और भी काम के पास तो उस समय क्या होता है, खर्चा। तो रीवैल्यूएशन या दोबारा से वैल्यू पता करने के लिए हमें खर्चा करना पड़ता है, उस खर्चे का नाम है रीवैल्यूएशन एक्सपेंस। क्या है खर्चे का नाम? Revaluation और जो इसके नाम में ही एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या, अरे वाह यार तू तो गजब ही कर रहा है यार आज। कल ही खाई थी इसने, आज बिल्कुल बढ़िया बता रहे हैं, आज बिल्कुल सही चल रहा है। जिसके नाम में ही एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट, सबको पता है। अभी हम चंद्र को पढ़ गए एक्सपेंस ऑन रीवैल्यूएशन अमाउंटिंग टू 15,000 रुपए। रीवैल्यूएशन के खर्चे 15,000 रुपए के हैं, जिसमें से 10,000 रुपए कुणाल पे करेगा, पार्टनर है, और बचे हुए फर्म पे कर देगी। कर देगी, कौन दिक्कत कर रहा है? लाओ जी एंट्री बताओ। रीवैल्यूएशन के खर्चे 15 के हैं, जिसमें से 10,000 रुपए कुणाल पे करेगा, बचे हुए मैं पे कर दूंगा। मैं मतलब फर्म। एंट्री बोल बताओ। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से? 15। अच्छा, जिसमें से कुणाल कितने पैसे देगा? 10,000। कुणाल 10, बचे हुए कौन देगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं, फर्म कैसे देगी? पैसे ही देगी और क्या करेगी? खत्म हो गया भाई। रिवैल्यूएशन एक्सपेंस में लिखेंगे। अरे रिवैल्यूएशन डेबिट करने का मतलब है कि रिवैल्यूएशन में यहाँ पैसे जाएंगे। इसमें एक्सपेंस मैं कैसे लिखना? टू कैसे लिखूंगा? कुणाल कैपिटल और टू बैंक। कुणाल कितने देने तैयार है? 10,000 और ये? 5 टोटल कर देंगे बस। नहीं मुझे इसका मैं टोटल नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन एक्चुअल में अलग-अलग केसेस थे। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा स्टॉक बढ़ भी रहा है, स्टॉक घट भी रहा है, स्टॉक भी बढ़ गया, स्टॉक घट गया, लैंड बढ़ गई, फिर घट गई। ये एक ही इसके ऊपर रिवैल्यूएशन बन नहीं सकता, लेकिन मैंने आपको रिवैल्यूएशन के साथ समझा दिया है कि एंटर रिवैल्यूएशन कैसे किया जाता है। इसका बैलेंस मत करना, ठीक है जी? ऐसा हो सकता है में यही है, है जी? चैप्टर में यही है। भाई थर्ड चैप्टर में वो भी है जो कल पढ़ा है, ये भी है, सबका मिक्सचर आएगा। रिजर्व रेशो भी दोबारा आएगा, गुडविल भी दोबारा आएगी, रिवैल्यूएशन भी दोबारा आएगा, रिजर्व भी दोबारा आएगा। दूसरे चैप्टर में भी यही है, फोर्थ में, फिफ्थ में भी यही है, 8 में भी यही है, सॉरी फिफ्थ में भी यही है, सब में यही है। तो कंसेप्ट, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर इस चैप्टर करूंगा तो क्या होगा, अगला करूंगा तो क्या होगा, ये इतना का फर्क है। यहाँ तक बच्चों किसे डाउट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आज की क्लास। जब भी आपको रिवैल्यूएशन में डाउट है, मेरी आज की क्लास उठा के देख लेना। और ये वाला इलस्ट्रेशन जो मैंने कराया पेज नंबर 46, इलस्ट्रेशन 43 पेज नंबर 3.49 न्यू बुक के हिसाब से है, इसे देख लेना। इस कंसेप्ट को दोबारा आपको बार-बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिवैल्यूएशन एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। नॉमिनल का रूल है, खर्चों को डेबिट कर दो, इनकम को क्रेडिट कर दो। इनकम तब होगी जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी या लायबिलिटी की वैल्यू घटेगी या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट को आप रिकॉर्ड करोगे। अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करना हम भूल गए थे आप, ये रिकॉर्ड कर लो बाय, क्या नाम है इसका, ऑफिस इक्विपमेंट 34,000, ठीक है जी। एक अनरिकॉर्डेड को रिकॉर्ड करो तो फायदा होगा। नुकसान कब होगा? एसेट की वैल्यू घटेगी, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी या कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी पड़ जाएगी। आपने सर कैसे, मैं मार्केट में जा रहा हूँ, एक दिन मुझे ये मिल गया, कह रहा सर मेरे 20,000 कब दोगे? मैं कौन से 20,000? क्या सर याद नहीं है आपको जब मैं आप पर पढ़ा करता था आपने मेरे 20,000 को उधार लिए थे? मैं कहा यार मैं तो भूल गया तुझे। कह रहा सर मैं नहीं भूला। मैं कहा फिर भूल जाता। कह रहा नहीं सर। तो मैं कहा चल दे दूंगा तेरे पैसे। तो एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने में क्या होगा? नुकसान। एसेट्स को रिकॉर्ड करने में अनरिकॉर्डेड फायदा होगा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिकॉर्ड करने में नुकसान होगा। यहां तक किसे डाउट है आप में से? पक्का? बच्चे आज की क्लास आपको घर लेके ही जानी है साथ, वरना आप लोगों को रियल में दिक्कत है कि किसे डाउट है जिंदगी में। पक्का? सर एक बार ये एक्सप्लेन कर दूं ये वाला, ये पूरा मुझे मैंने कहा मेरे पास टोटल 5 एडजस्टमेंट है। सबसे पहले बच्चे एडजस्टमेंट रेशियो की सिखाता हूं और ये चैप्टर उसी सीरीज में चलता रहेगा कि रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है, ओल्ड में से न्यू, न्यू में से ओल्ड। फिर गुडविल आती है बच्चे, गुडविल की 2 ट्रीटमेंट है, एक तो कैलकुलेट करना अलग कहानी है, उसे एडजस्ट करना है अलग कहानी। कैलकुलेशन मैंने 3 मेथड बताए थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। वो कैलकुलेशन है, हर चैप्टर में आपको गुडविल कैलकुलेशन चैप्टर 2 के हिसाब से ही होती है और कोई मेथड है ही नहीं। गुडविल का एडजस्टमेंट मैं चैप्टर नंबर 2 में अलग सिखाऊंगा, 3 में अलग सिखाऊंगा, 4 में अलग सिखाऊंगा, 5 में अलग सिखाऊंगा। हर एक चैप्टर में गुडविल की एडजस्टमेंट अलग-अलग है। इसमें एडजस्टमेंट का मतलब है सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो निकाल के उससे मल्टीप्लाई कर दो, एंट्री पास हो जाती है। फिर मैंने आपको रिजर्व सिखाया था,
रिजर्व के वजह दो ट्रीटमेंट है, एक डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक राइट ऑफ होता है, सॉरी एक डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक एडजस्ट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट के अंदर बच्चों मैंने बताया था कि कोई भी चीज है उसे उठा के डेबिट करके पार्ट में क्रेडिट कर दो। WCR के ऊपर एक केस अलग बताया था, वो स्पेसिफिक रिजर्व थे। WCR अलग कहानी थी, IFR अलग कहानी थी। फिर मैंने कल ही आपको सिखाया था कि रिजर्व को अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट ना करना हो तो एक ट्रीटमेंट है, रिजर्व को हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ। फिर मैंने आज आपको बताया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, क्या बीमारी है, कैसे बनता है, क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है, कब डेबिट होता है, कब क्रेडिट होता है, ठीक है जी, तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ तो कोई डाउट? ठीक है, तो मेरे पास दो क्वेश्चन जो बचे हुए थे वो मैं करा देता हूँ, जिससे कि मेरा 40 मिनट 25 सेकंड। अरे यार मेरे पे टाइम है यार, तुम्हें भी दिक्कत हो रही है भाई। आपने कहा था 30-40 मिनट। मैंने इसलिए कहा था वो किसकी है भाई? सर 5 क्या कहते हो, मेरी है। ये इसमें इतना सब कुछ नहीं लिख दिया, पेन पे चला रखते हैं। वापस आ जाओ, मुझे कंसेप्ट समझाना था मुझे, बाकी तो क्वेश्चन में कितने ही करा दूं, मुझे क्वेश्चन कराने में कभी इंटरेस्ट नहीं होता। मुझे जैसे 38 कराना है, 39 करा देता हूं वेद वाला। पहले कर लिया था मैंने आज, कर लिया था, वेरी गुड भाई। स्कूल में करा था। वो नहीं इसमें बच्चों कल से आप अपना सब फोन साइलेंट करके वो बंद करके आएंगे, आप लोगों का ध्यान फोन में लगा रहता है, ठीक है जी। पढ़ दो भाई। 39 इलस्ट्रेशन 39। वेद, राकेश, निखिल पार्टनर है, वर्क पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द सर्टेन रेशियो। वो सर्टेन रेशियो क्या है बताइए भाई। कहते हैं दे एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। फॉलोइंग बैलेंस एग्जिस्ट इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट। ये बैलेंस है। Following adjustment entry was passed to record the क्या है, following adjustment entry was passed to record the effect of the above entry without affecting their books value। कहते हैं जी ये हमने एंट्री कर दी थी, निखिल को क्रेडिट कर दिया, कैपिटल डेबिट कर दिया था, वेद को हमने क्रेडिट कर दिया था, ठीक है जी। और नरेशन डाल दी थी। एडजस्टमेंट मेड टू फॉर रिजर्व, हमने रिजर्व को एडजस्ट किया, डेबिट बैलेंस को एडजस्ट किया, और एडेंड सस्पेंस को हमने एडजस्ट किया। थोड़ा माइक लगाना पूरी क्लास गई। अरे कोई बात नहीं, क्या हो गया, ठीक है जी। चलो यार फिर हम कर ही देंगे। बाय बच्चा, एडजस्ट कर ले क्लास में। यार हम तो सीख गए।